भूत। पहली दृष्टि में बाहरी रूप से अंतुई का वह घर वैभव का वैसा आभास नहीं देता था जैसा मोंटे क्रिस्टो के भव्य काउंट के निवास से अपेक्षित होता। पर यह सादगी स्वामी की इच्छा के अनुरूप थी। उसने कठोर निर्देश दिए थे कि बाहर कुछ भी परिवर्तित न किया जाए, और भीतर प्रवेश करते ही यह समझ में आ जाता था कि क्यों। द्वार खुलते ही दृश्य पूर्णतः बदल जाता था। बेरतुच्चियों ने साज सज्जा के चयन में अपनी रुचि और घर को शीघ्र व्यवस्थित करने की गति में स्वयं को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसे ड्यूक दांताओं ने एक बार केवल इसलिए एक रात में वृक्षों की पंक्ति कटवा दी थी कि राजा लुई 14वें ने कहा था, वे दृश्य में बाधा डालते हैं। वैसे ही 3 दिनों में बेरतुच्चियों ने एक खाली आंगन को पूर्णतः रोपित कर दिया। विशाल जड़ों सहित प्रत्यारोपित पॉपुलर और साइकामोर घर के अग्रभाग को आच्छादित कर रहे थे, जिसके सामने आधी घास से ढंकी पत्थरों की भूमि के स्थान पर एक लॉन था। घास की परतें उसी सुबह बिछाई गई थीं, जल से सिंचित होकर अब भी चमकती हुई। इन सब का आदेश काउंट ने ही दिया था। उसने बेरतुच्चियों को एक योजना दी थी, जिस पर उसने रोपे जाने वाले वृक्षों की संख्या और स्थिति तथा पत्थर के आंगन के स्थान पर बनने वाले लॉन का आकार और विस्तार अंकित कर दिया था। अब जब कार्य पूर्ण हो चुका था, घर पहचान में नहीं आता था, और स्वयं बेरतुच्चियों का कहना था कि वह भी उसे अब पहचान नहीं पाता, हरियाली के अपने परिवेश में सिमटा हुआ। इसी दौरान प्रबंधक बगीचे में भी कुछ परिवर्तन करना चाहता था, पर काउंट ने उसे स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से मना कर दिया था। बेरतुच्चियों ने अपनी निराशा की भरपाई दीर्घाओं, सीढ़ियों और अलाव मंचों को फूलों से भरकर की। समग्र रूप से यह घर, जो 25 वर्षों से रिक्त पड़ा था और केवल एक दिन पहले तक अंधकारमय और उदास समय की गंध से भरा हुआ था, एक ही दिन में पुनः जीवन का रूप धारण कर चुका था। स्वामी की प्रिय सुगंधों से परिपूर्ण, और यहाँ तक कि उसके मनोनुकूल प्रकाश से भी। इससे बेहतर प्रबंधक की कुशलता और स्वामी की समझ पहले की सेवा करने की आवश्यकता में, दूसरे की सेवा ग्रहण करने की आवश्यकता में कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सकता था। भीतर प्रवेश करते ही काउंट ने अपनी पुस्तकें और शस्त्र समीप पाए, और अपनी प्रिय चित्रकृतियां दृष्टि के सामने। दीर्घाओं में वे कुत्ते थे जिन्हें वह सहलाना पसंद करता था, और वे पक्षी जिन्हें वह गाते सुनना चाहता था। सोई हुई सुंदरी के महल की भांति समूचा घर अपनी दीर्घ निद्रा से जाग उठा था। वह उन घरों की तरह गा और खिल रहा था जिन्हें हम लंबे समय तक प्रेम करते हैं, और जिनसे बिछुड़ते समय अनायास अपनी आत्मा का एक अंश छोड़ आते हैं। भव्य आंगन में सेवक प्रसन्नता से आ जा रहे थे। कुछ रसोई से संबद्ध थे, और गलियारों में ऐसे सरकते थे मानो सदैव यहीं रहे हों, या उन सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते थे जिन्हें केवल एक दिन पहले ही पुनर्स्थापित किया गया था। अन्य रथशाला में तैनात थे, जहां जीन और जुताई के विविध उपकरण क्रमांकित और व्यवस्थित ऐसे प्रतीत होते थे मानो 50 वर्षों से वहीं हों। और अस्तबल में, जहां अपने खांचों में खड़े घोड़े अपने सवारों के उत्तर में हिनहिना रहे थे, जो उनसे उतने ही सम्मान से बात करते थे जितना अनेक सेवक अपने स्वामियों से नहीं करते। पुस्तकालय एक विंग के दो ओर स्थित 2 कक्षों में स्थापित था। उसमें लगभग 10,000 ग्रंथ थे। एक पूरा विभाग आधुनिक उपन्यासों को समर्पित था, और नवीनतम कृति पहले ही अपने स्थान पर रखी लाल और स्वर्ण आवरण में दमक रही थी। घर के दूसरी ओर पुस्तकालय के समांतर उद्यान कक्ष था, जिसमें दुर्लभ पौधे विस्तृत जापानी गमलों में पुष्पित थे। इसी उद्यान कक्ष के मध्य, जो दृष्टि और गंध दोनों के लिए आनंददायक था, एक बिलियर्ड मेज थी, मानो खिलाड़ी उसे केवल 1 घंटे पहले ही छोड़ गए हों। गेंदें वहीं पड़ी हुई जहां वे कपड़े पर ठहरी थीं। भव्य बेरतुच्चियों ने केवल एक कक्ष को अछूता छोड़ा था। यह प्रथम मंजिल के बाईं कोने का शयन कक्ष था, जहां मुख्य सीढ़ी से पहुंचा जा सकता था, पर वहीं से बगीचे की गुप्त सीढ़ी का प्रवेश भी था। जब सेवक उस कक्ष के सामने से गुजरते, वे उसे कौतूहल से देखते। बेरतुच्चियो,
उसे भय से देखता। ठीक 5 बजे काउंट घर पहुंचा। अली उसके पीछे था। बेरतुच्चियो अपने स्वामी की प्रतीक्षा, अधीरता और हल्की आशंका के साथ कर रहा था। वह प्रशंसा की आशा करता था, पर उठी भौं से डरता था। मोंटे क्रिस्टो आंगन में उतरा, फिर घर और बगीचे को मौन दृष्टि से देखा। न स्वीकृति का संकेत, न अस्वीकृति का। पर जब वह अपने शयनकक्ष में पहुंचा, जो बंद कक्ष के सामने था, उसने उस छोटे रोजवुड मेज की दराज की ओर संकेत किया, जिसे उसने अपनी पहली यात्रा में चुना था। यह तो केवल दस्तानों के लिए ही हो सकती है, उसने कहा। जैसा आप कहते हैं, बेरतुच्चियो ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। यदि खोलें तो दस्ताने मिलेंगे। अन्य फर्नीचर में भी काउंट को वही सब मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी। इत्र की शीशियाओं, सिगार, आभूषण। बहुत अच्छा, उसने कहा। बेरतुच्चियो हट गया, आत्मा की गहराई तक संतुष्ट, क्योंकि उस व्यक्ति का प्रभाव उसके चारों ओर की हर वस्तु पर इतना व्यापक, इतना प्रबल और इतना वास्तविक था। ठीक 6 बजे द्वार के सामने घोड़े के खुर पटकने की ध्वनि हुई। सिपाही का कप्तान मीडिया पर सवार आ पहुंचा था। मोंटे क्रिस्टो सीढ़ियों के शीर्ष पर मुस्कान लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं पहला हूं, निश्चित, मुरेल ने पुकारा। जानबूझकर चाहता था कि अन्य के आने से पहले कुछ क्षण आपको अकेले पा सकूं। जूली और इमैनुएल को आपसे लाख बातें कहनी है। ओह, यहां तो अद्भुत है। बताइए, क्या मैं अपने घोड़े को आपकी देखरेख में छोड़ सकता हूं? चिंता मत करो, प्रिय मैक्सिमिलियन, वे निपुण हैं। फिर भी उसे अच्छी तरह रगड़ना होगा। यदि आप उसे दौड़ते देखते, आंधी की तरह भागा। निश्चय ही, मोंटे क्रिस्टो ने उस स्वर में कहा जैसे पिता पुत्र से कहता है। 5,000 फ्रांक का घोड़ा। क्या आपको धन का खेद है? मुरेल ने अपनी निष्कपट मुस्कान के साथ पूछा। हे भगवान, नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। नहीं, मुझे केवल तब खेद होता यदि घोड़ा अच्छा ना होता। इतना उत्तम है, प्रिय काउंट, कि शातो रेनो, जो फ्रांस में घोड़ों का सर्वश्रेष्ठ पारखी है, और देब्रे, जो मंत्रालय के अरबी घोड़ों पर सवारी करता है, इस समय मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और थोड़ा पीछे रह गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। बैरोनेस डांगलार भी उनके पीछे लगी है और उसके घोड़े प्रति घंटा 6 लीग की स्थिर चाल चल सकते हैं। तो वे तुम्हारे पीछे हैं? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। वास्तव में वे आ ही गए। उसी क्षण भाप छोड़ती जोड़ी से जुड़ी एक कूपे और उसके पीछे 2 हाँफते काठी घोड़े फाटक के सामने आकर रुके, जो उन्हें भीतर आने देने के लिए खुल गया। कूपे घूमकर सीढ़ियों के तल पर आकर रुकी, सवार पीछे पीछे। एक क्षण में देबराई उतर चुका था और गाड़ी के द्वार के पास खड़ा था। उसने बैरोनेस को हाथ दिया और उतरते समय उसने एक ऐसा सूक्ष्म संकेत किया जिसे मोंटे क्रिस्टो के अतिरिक्त कोई न देख पाता। पर काउंट की दृष्टि से कुछ छूटा नहीं और उसने दांगलार की हथेली में एक छोटे श्वेत कागज की चमक देखी, हाथ की उस गति से भी कम दिखाई देने वाली, जो दांगलार और मंत्री के सचिव के बीच ऐसी सहजता से चली गई मानो यह अभ्यास पूर्वक किया गया हो। बैंकर अपनी पत्नी के पीछे उतरा, उतना ही पीला मानो कूपे से नहीं, कब्र से निकल कर आया हो। दांगलार ने चारों ओर एक तीव्र जिज्ञासु दृष्टि डाली, जिसे केवल मोंटे क्रिस्टो समझ सकता था। आंगन, स्तंभ पंक्ति और भवन मुख को देखते हुए, फिर एक हल्की भावना को, जो रंग बदलने पर उसके चेहरे पर प्रकट हो जाती, संयत कर वह सीढ़ियां चढ़ती हुई मुरेल से बोली, यदि आप मेरे मित्र होते तो मैं पूछती, क्या आपका घोड़ा विक्रय के लिए है? मुरेल ने कष्टपूर्ण मुस्कान दी और मोंटे क्रिस्टो की ओर ऐसे देखा मानो इस दुविधा से उबारने की प्रार्थना कर रहा हो। काउंट ने उसका आशय समझ लिया। ओह, क्यों ना मुझसे पूछती, उसने कहा। आपसे कुछ मांगना संभव नहीं, बैरोनेस ने कहा, क्योंकि प्राप्ति का विश्वास अत्यधिक होता है। इसलिए मैंने मुरेल से पूछा।
दुर्भाग्य से, काउंट ने कहा, मैं जानता हूं कि मोरेल अपना घोड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि मान की मांग है कि वह उसे रखे। कैसे? उसने शर्त लगाई है कि वह मीडिया को 6 महीनों में पूरी तरह साध लेगा। अब आप समझती हैं कि यदि वह उससे पहले उसे दे दे, तो न केवल शर्त हार जाएगा, बल्कि लोग यह भी कहेंगे कि वह भयभीत था। सिपाही का एक कप्तान, यहाँ तक कि किसी सुंदरी की इच्छा पूरी करने के लिए भी, जो मेरे विचार में सबसे पवित्र दायित्वों में है, अपने यश पर ऐसा कलंक नहीं लगने दे सकता। तो देखिए, मोरेल ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी मुझे तो लगा था कि आपको कुछ समय के लिए घोड़ों से तृप्ति हो चुकी होगी। दांगलार ने रूखे स्वर में कहा, जिसे वह भद्दी मुस्कान से छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। सामान्यतः दांगलार ऐसी टिप्पणी को बिना प्रत्युत्तर नहीं जाने देती, पर युवकों के आश्चर्य के लिए उसने अनसुना कर दिया और मौन रही। मोंटे क्रिस्टो उसकी इस अनभ्यस्त विनम्रता पर मुस्कुराया और उसी समय उसे दो विशाल चीनी मिट्टी के पात्र दिखाए, जो समुद्री वनस्पतियों से ऐसे लिपटे थे कि उस वैभव, उस स्फूर्ति, उस कौशल का स्वामी केवल प्रकृति ही हो सकती थी। बैरोनेस विस्मित रह गई। इसमें तो ट्यूइलरी का कोई शाहबलूत वृक्ष भी लगाया जा सकता है, वह बोली। इतना विशाल पात्र उन्होंने कैसे पकाया होगा? हमारे कारीगरों से यह मत पूछिए, उसने कहा, उनकी सेव्र मूर्तिकाओं और कांचकारी के साथ। यह किसी अन्य युग की कृति है, मानो पृथ्वी और सागर के जिन्हों का कार्य। कैसे? किस युग का? मैं नहीं जानता, पर सुना है चीन के एक सम्राट ने विशेष भट्ठी बनवाई और उसमें ऐसे 12 पात्र पकवाए। तो अग्निताप में टूट गए। शेष 10 को समुद्र की 300 फाथम गहराई में डुबो दिया गया। समुद्र ने समझ लिया कि उससे क्या अपेक्षित है। उसने उन पर अपनी वनस्पतियां लपेट दी, प्रवाल उगा दिए, शंखों से जड़ दिया। 200 वर्षों तक यह सज्जा उन अदृष्ट गहराइयों में जमी रही, क्योंकि प्रयोग करने वाले सम्राट को एक क्रांति ने अपदस्थ कर दिया और केवल पात्रों को पकाने और समुद्र तल में डुबाने का अभिलेख ही रह गया। 2 शताब्दियों बाद वह अभिलेख मिला और पात्रों को निकालने की योजना बनी। गोताखोर विशेष यंत्रों में भेजे गए उस खाड़ी में खोज के लिए जहां वे डाले गए थे। 10 में से केवल 3 मिले, अन्य तरंगों से टूटकर बिखर गए थे। मुझे ये पात्र प्रिय हैं। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि उनकी गहराइयों में वे विकराल, रहस्यमय जीव, जिन्हें केवल गोताखोर देखते हैं, अपनी ठंडी, छपटी, विस्मित आंखें टिकाए रहे होंगे और असंख्य मछलियां शत्रुओं से बचने को उनमें सोई होंगी। जब काउंट बोल रहा था, दांगलार, जिसे दुर्लभ वस्तुओं में रुचि कम थी, एक सुंदर संतरे के वृक्ष की पत्तियां यंत्रवत तोड़ रहा था। फिर एक कैक्टस की ओर मुड़ा, जो संतरे जितना विनम्र न था। उसने उसे बुरी तरह चुभो दिया। वह कांप उठा और आंखें मलने लगा, मानो स्वप्न से जागा हो। आप चित्रों के पारखी हैं और आपके पास अद्भुत कृतियां हैं, अतः अपनी की सिफारिश नहीं करूंगा। पर यहाँ 2 हॉबेमा, एक पॉल पॉटर, एक मियरिस, 2 गेरिड डॉ, एक राफाइल, एक वान डाइक, एक जुरबरा और 2-3 मुरिलो हैं, जिन्हें आपको दिखाना उचित है। देखिए, देब्राई ने कहा, एक हॉबेमा मैं पहचानता हूं। सच? हाँ, उसे संग्रहालय को प्रस्तावित किया गया था, जिसके पास एक भी नहीं, मेरा विश्वास है। नहीं, फिर भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों? शातोरेनो ने पूछा। आप कितने विनम्र हैं, क्योंकि सरकार उतनी समृद्ध नहीं, बस यही कारण है। ओह, क्षमा कीजिए, शातोरेनो ने कहा। 8 वर्षों से ये सुन रहा हूं, फिर भी अभ्यस्त नहीं हो पाया। हो जाएंगे, देब्रई ने कहा। मुझे संदेह है, शातोरेनो ने कहा। मेजर बार्तोलोमियो कावालकांति, विस्काउंट आंद्रेया कावालकांति, बाप्तिस्ता ने घोषणा की। काले साटन के कॉलर, जो अभी अभी दर्जी के हाथों से निकला था,
नई तराशी दाढ़ी, धूसर मूछें, आत्मविश्वासी दृष्टि और 3 पदकों तथा 5 फैतों से अलंकृत मेजर की वर्दी में, संक्षेप में एक निर्दोष अनुभवी सैनिक के वेश में प्रवेश हुआ मेजर बार्तोलोम्यो कावालकांति का, वही स्नेहिल पिता जिससे हम कुछ समय पूर्व मिले थे। उसके साथ नवीन परिधान में और चेहरे पर मुस्कान लिए विस्काउंट आंद्रेया कावालकांति चल रहा था, वही आज्ञाकारी पुत्र जिसे हम भी जानते हैं। तीनों युवक आपस में वार्तालाप कर रहे थे और पिता से पुत्र की ओर देखते हुए स्वाभाविक ही बाद वाले का अधिक सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। कावाल कांति, देबरई ने कहा। धिक्कार है, मोरेल बोला। यह तो उत्तम नाम है। हाँ, शातोरेनो ने कहा। मानना पड़ेगा, इतालवी नामों में ठाठ होता है, पर वस्त्राभिरुचि नहीं। यह कुछ कठोर है, देबरई ने कहा। वस्त्र उत्तम कटे हैं और बिल्कुल नए। यही तो दोष है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन में आज पहली बार सज धज कर निकला हो। ये सज्जन कौन है? दांगलार ने मोंटे क्रिस्टो से पूछा। जैसा सुना, कावालाकांति। इससे मुझे केवल उनका नाम ज्ञात होता है। स्वाभाविक है, आप हमारी इतालवी कुलीनता से परिचित न होंगे। कावालकांति राजवंशीय रक्त का पर्याय है। धनी? बैंकर ने पूछा। अत्यंत। करते क्या हैं? अपने धन को खर्च करने का प्रयत्न, पर संपदा समाप्त नहीं कर पाते। और फिर, जैसा उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे भेंट के समय कहा, आपके बैंक में उनका कुछ धन भी है। उसी कारण मैंने उन्हें आमंत्रित किया। अभी परिचय कराऊंगा। फ्रांसीसी बहुत अच्छी बोलते हैं, दांगलार ने कहा। सुना है पुत्र ने दक्षिण के किसी महाविद्यालय, मार्सेय या उसके आसपास में शिक्षा पाई है। आप पाएंगे वह बड़ा उत्साही है। किस विषय में? बैरोनेस ने पूछा। फ्रांसीसी स्त्रियों के विषय में। उसने निश्चय किया है कि विवाह पेरिस में ही करेगा। सुंदर विचार, दांगलार ने कंधे उचकाकर कहा। दांगलार ने अपने पति को ऐसी दृष्टि से देखा जो अन्य किसी अवसर पर विस्फोट से पूर्व होती, पर दूसरी बार भी वह मौन रही। बैरोन आज अत्यंत उदास प्रतीत होते हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या उन्हें मंत्री बनाने का विचार है? अभी तक तो नहीं। मेरा विचार है, शेयर बाजार में दांव लगाया होगा, हारे होंगे, और अब दोष देने को कोई नहीं मिल रहा। विल्फोर और उनकी पत्नी, बाप्तिस्ता ने घोषणा की। दोनों भीतर आए। अपने संयम के बावजूद विल्फोर स्पष्टतः विचलित था। उसका हाथ पकड़ते ही मोंटे क्रिस्टो ने अनुभव किया, वह कांप रहा था। भावनाएं छिपाना केवल स्त्रियों को आता है, उसने सोचा, तांगलार की ओर देखते हुए, जो मुकुट अभियोजक से मुस्कुरा रही थी और उसकी पत्नी को आलिंगन दे रही थी। इन प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद काउंट ने बेरतुच्चियो को देखा, जो अब तक रसोई में व्यस्त था और अब उस कक्ष से सटे छोटे बैठक कक्ष में प्रवेश कर रहा था। वह उसके पास गया। क्या चाहिए? अतिथियों की संख्या नहीं बताई गई। अच्छा, ठीक कहा। कितने स्थान सजाऊं? स्वयं गिन लो। क्या सभी आ गए? हाँ। मोंटे क्रिस्टो ने उससे दृष्टि नहीं हटाई जब वह आधे खुले द्वार से भीतर झांक रहा था। हे ईश्वर! बेरतुच्चियों चिल्लाया। क्या हुआ? वह स्त्री, वही स्त्री। कौन? श्वेतवेश, हीरे, गौरी। दांगलार? नाम नहीं जानता, पर वही है, वही। कौन? बगीचे वाली, गर्भवती, आगे पीछे टहलती, प्रतीक्षा करती। प्रतीक्षा। बेरतुच्चियों का चेहरा पीला, मुंह खुला, बाल खड़े। किसकी प्रतीक्षा? उत्तर दिए बिना उसने विल्फोर की ओर संकेत किया,
जैसे मैकबेथ बैंकों की ओर करता है। ओह! ओह! वह बुदबुदाया। देखते हैं उसे। किसे? उसे। मुकुट अभियोजक विलफोर को? निश्चय ही। तो मैंने उसे मारा नहीं? अरे, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, बेरतुच्चियो, काउंट बोला। पर वह मरा नहीं। नहीं, जैसा देख रहे हो, छठी और सातवीं बाईं पसली के बीच वार करने के स्थान पर तुमने ऊपर या नीचे कर दिया होगा। और ये वकील मारना सरल नहीं। या फिर जो तुमने बताया, सब कल्पना, मस्तिष्क का भ्रम। प्रतिशोध पचाए बिना सो गए होंगे। दुःस्वप्न देखा। अब संभलो। गिनो। विल्फोर और उनकी पत्नी 2, दांगलार और उनकी पत्नी 4, शातोरेनो, देब्रई, मोरेल 7, मेजर बार्तोलोम्यो कवालकांति 8। 8। बेर्तुच्चियो ने दोहराया। ठहरो, एक और भूल रहे हो। आंद्रेया कावालकांति। वह युवक काले कोट में मुरिलो की वर्जिन को देखता अब मुड़ रहा। इस बार बेर्तुच्चियो चीख उठता, पर काउंट की दृष्टि ने स्वर रोक दिया। बेनेडेट्टो, वह फुसफुसाया। भाग्य। 6:30 बज रहे हैं, काउंट ने कठोरता से कहा। इसी समय भोजन का आदेश था और प्रतीक्षा मुझे रुचिकर नहीं। यह कहकर वह अतिथि कक्ष में लौट गया और बेर्तुच्चियो दीवार थामे भोजन कक्ष की ओर चला गया। 5 मिनट बाद द्वार खुले। बेर्तुच्चियो प्रकट हुआ और अंतिम प्रयास के साथ, जैसे शांतिली का वातेल, घोषणा की, काउंट के लिए भोजन प्रस्तुत है। मोंटे क्रिस्टो ने विल्फोर की पत्नी को बांह दी। विल्फोर, कृपया बैरोनेस दांगलार का मार्गदर्शन कीजिए। विल्फोर ने आज्ञा मानी और वे भोजन कक्ष में प्रविष्ट हुए।